नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज माना। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में। इन दिनों सियासत का ये अखाड़ा घमासान का सबब बना हुआ है। मौसम के तल्ख तेवरों के साथ ही सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। फिलहाल आज हम आपके लिए लाए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों की गर्मा गर्म चुनावी चर्चा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चुनावी रणनीतियों की, राजनीतिक दलों की चुनौतियों और जनता जनार्दन की अपने नेताओं से उम्मीदों की। तो देखिए हमारा खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। और चुनावी अखाड़ा में हम सबसे पहले बात करेंगे मिश्रिख लोकसभा की। यूपी की मिश्रिख लोकसभा सीट 3 जिलों कानपुर, हरदोई, सीतापुर से लगी हुई है। तीनों जिलों में फैली हुई है। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। मिश्रिख में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। यह सीट 2014 से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। इस बार के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। दरअसल इस सीट पर जीजा और सलहज आमने सामने मैदान में हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मिश्रिख लोकसभा सीट का मिजाज, जीजा सलहज में दिलचस्प जंग। मौजूदा सांसद अशोक रावत पर बीजेपी ने फिर जताया है भरोसा। सपा प्रत्याशी संगीता राजवंशी रिश्ते में डॉक्टर रावत की सलहज। सपा ने 4 बार बदले प्रत्याशी। कानपुर, हरदोई और सीतापुर की विधानसभा सीटों को जोड़कर बनी मिश्रिख लोकसभा सीट का अपना अलग ही मिजाज रहा है। कभी कांग्रेस के दबदबे वाली इस सीट पर बसपा का भी प्रभुत्व रहा। आपको बता दें कि 1996 की जीत के बाद वनवास झेल रही भाजपा ने 2014 की मोदी लहर में वापसी की। तब से यहां भगवा परचम फहरा रहा है। पार्टी ने मौजूदा सांसद डॉक्टर अशोक कुमार रावत पर फिर भरोसा जताया है। खास बात है कि इस बार यहाँ जीजा सलहज के बीच दिलचस्प चुनावी जंग है। सपा से चुनौती दे रही संगीता राजवंशी रिश्ते में डॉक्टर रावत की सलहज है। वहीं हाथी पर चढ़कर मैदान में उतरे डॉक्टर BR अहिरवार भी बसपा के काडर वोट के साथ दम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आरक्षित मिश्रिख संसदीय सीट पर सवर्ण और पिछड़ी जातियों का खासा असर दिखता है। परपासी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। मिश्रिख संसदीय क्षेत्र में सीतापुर की मिश्रिख, कानपुर की बिल्हौर और हरदोई की बालामऊ, मल्लावा और संडीला विधानसभा सीटें आती हैं। मिश्रिख में मतदाताओं का समीकरण: हिंदू 85 से 90%, मुस्लिम 10 से 15%, अनुसूचित जाति 33%, जनरल OBC 67%, अन्य 5%। कुल मतदाता 18,73,161। कुल जनसंख्या 2,49,969। शहरी आबादी 9%, ग्रामीण आबादी 91%। चौंकाने वाले भी हो सकते हैं परिणाम। बता दें कि 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से भाजपा ने अशोक कुमार रावत को मैदान में उतारा था। रावत ने बहुजन समाज पार्टी की डॉक्टर नीलू सत्यार्थी को 1 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से हराया था। दिलचस्प ये है कि 2019 में बसपा का वोट शेयर करीब 10% बढ़कर 42.25% पहुंच गया था। 2014 में पार्टी का वोट शेयर 32.58% रहा था। यह आंकड़ा बताता है कि बसपा ने दम दिखाया तो परिणाम चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। सपा ने 4 बार बदले प्रत्याशी। पहले पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी को प्रत्याशी बनाया। भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत के रामपाल राजवंशी चचिया ससुर हैं। खबर आई कि वो दामाद के सामने चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इस पर सपा ने रामपाल के बेटे मनोज कुमार राजवंशी को टिकट दिया। मनोज राजवंशी भाजपा उम्मीदवार के बहनोई हैं। इसके बाद साले और बहनोई के बीच चुनावी जंग की बिसात बिछने लगी। ऐन वक्त पर सपा ने फिर टिकट बदला। पूर्व सांसद रामशंकर भार्गव को उतार दिया। अगले ही दिन फिर पासा पलटा और टिकट रामपाल राजवंशी की बहू संगीता राजवंशी को दिया। नरेश अग्रवाल की प्रतिष्ठा दांव पर।
बता दें कि हरदोई और मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। भले ही पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल इन दोनों सीटों से कभी चुनाव नहीं लड़े हों, लेकिन यहाँ की राजनीति में उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता रहा है। यही वजह है कि दोनों सीटें उनकी साख से जुड़ी हैं। भाजपा प्रत्याशी के लिए उन्होंने लगातार सभाएं की हैं। चुनाव में इस बार मिश्रिक में क्या मुद्दे हैं, इस सवाल पर लोग कहते हैं यहाँ शैक्षिक संस्थान नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए लखनऊ या कानपुर भेजना पड़ता है। इस वजह से बेटियों की उच्च शिक्षा प्रभावित हो रही है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बेपटरी है। मिश्रिक को जिला बनाने की मांग कई सालों से की जा रही है। संडीला में ट्रेनों के ठहराव की मांग भी लंबे अरसे से चली आ रही है। इस पर अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। दिन में औसतन 4 घंटे रेलवे क्रॉसिंग बंद रहती है। इससे स्थानीय लोगों को समस्या से जूझना पड़ता है। इसका भी समाधान नहीं हो सका है। वहीं तंज कसते हुए कुछ लोग कहते हैं सांसद जी दिखाई नहीं देते, ओवरब्रिज नहीं बना, दिल्ली और लखनऊ का मुख्य रूट है, घंटों जाम लगता है, जल भराव की समस्या है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। पर करे भी तो क्या, लड़ने वाले सभी रिश्तेदारी में हैं। बस नूरा कुश्ती चल रही है। तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में राम मंदिर का असर दिख रहा है। राम मंदिर की वजह से इस तीर्थ क्षेत्र की स्थिति बदल गई है। श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई है। सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है। व्यापारी घनश्याम अग्रवाल कहते हैं अयोध्या में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने का असर नैमिष में भी दिख रहा है। यहाँ भी लोगों की आय बढ़ी है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी से जो भी नाराजगी थी उसका असर नहीं दिख रहा। मलनावा बिलग्राम में भी माहौल ठंडा दिखा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो चुनावी अखाड़ा में अब बात करते हैं हम अगली अहम रिपोर्ट की। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के बाद एक बार फिर देश में सियासी हलचल बढ़ गई है। इस बीच प्रियंका गांधी ने पीएम परिषद की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। वहीं विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी रिपोर्ट के समय को लेकर अपने सवाल किए हैं और सवाल उठाए हैं। उन्होंने आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि 1950 से 2015 के बीच भारत में बहुसंख्यकों की आबादी 7.8% की तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। आबादी वाली रिपोर्ट से आया सियासी भूचाल। हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति को हवा देने वाली साबित हो सकती है रिपोर्ट। बीजेपी का आरोप है ये सब मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीतियों का नतीजा है। बीजेपी बोली कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया। प्रियंका गांधी ने किया पलटवार। प्रियंका ने उठाए सवाल। कांग्रेस का कहना बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बात हो। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC पीएम की रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से देश में सियासी भूचाल आ गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की स्टडी के मुताबिक भारत में हिंदू आबादी कम हो गई है, जबकि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिखों समेत अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। हालांकि इस अवधि में जैन और पारसियों की संख्या में कमी आई है। 1950 और 2015 के बीच भारत में मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। क्या है EAC पीएम की रिपोर्ट? पीएम की इकोनॉमिक काउंसिल की स्टडी में खुलासा। 1950 से 2015 के बीच आबादी की स्टडी की गई। देश में हिंदुओं की आबादी में करीब 8% गिरावट। 1950 में अल्पसंख्यकों की आबादी की तुलना में 2015 तक 43.15% का इजाफा। 1950 में मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी। 2015 में मुस्लिमों की आबादी बढ़कर 14.09% हो गई। पाकिस्तान, बांग्लादेश में बहुसंख्यक बढ़े। पाकिस्तान व बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के आंकड़े। जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, उनकी आबादी में हिस्सेदारी बढ़ी है। बांग्लादेश की आबादी में बहुसंख्यक मुस्लिमों की हिस्सेदारी में 18% का उछाल
पाकिस्तान में बहुसंख्यक 3.75% बढ़े हैं। अफगानिस्तान में भी बहुसंख्यक 0.29% बढ़े हैं। इस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया है। ये भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। कुछ लोग देश को भ्रमित करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। 1947 में हिंदू की आबादी लगभग 90% थी और आज हम 70% पर आ गए। आज मुसलमान 20% हो गया है, जो पहले 8 पर थे। देश में बांग्लादेशी घुसपैठी आए, देश में रोहिंग्या को वोट बैंक के लिए ले आए, मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। ये लोग देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने % है, हिंदू में कितने % है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें, हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। फिलहाल प्रियंका गांधी ने पीएम परिषद की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग तो रोज रोज कुछ नया बोलते हैं, अपने आप कोई नया मुद्दा उछाल देते हैं। मीडिया से आग्रह है कि आप लोग जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं। ये सवाल कहां से आया है? ऑफिस से आया है। ऑफिस से बोलो कि प्रियंका जी पूछ रही हैं कि किसने भेजा उन्हें। आर्थिक सलाहकार परिषद की एक स्टडी में पाया गया है 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.8% घट गई है, जबकि भारत की जनसंख्या में अल्पसंख्यक समूहों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। ये सवाल कहाँ से आया आपके पास? ऑफिस की तरफ से ना। ऑफिस को बोलो प्रियंका जी पूछ रही हैं किसने भेजा उन्हें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये चिंता की भी बात है, लेकिन इस समस्या का समाधान करने की भी बात है। इस देश में एक देश एक कानून यानी समान नागरिक संहिता की जरूरत है। देश में एक प्रकार की शिक्षा सबको मिले, एक प्रकार के भविष्य का निर्माण हो। हम दो हमारे दो का उद्घोष दिया गया, लेकिन उसको हिंदुओं ने माना, मुसलमान ने नहीं माना। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने कभी भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आधार पर मुसलमान अपना जीवन जिएगा तो निश्चित तौर पर हम 5 हमारे 25 की जीवन शैली अपनाएगा। जीवन शैली बदलेगी, लेकिन अब समस्या आ गया है कि समान नागरिक संहिता लागू की जाए। वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद से आहत हूँ। 8% हिंदू घट गया और 40% मुसलमान बढ़ गया। पाकिस्तान में विभाजन के समय 23% हिंदू था तो घट गया, मार दिया गया, निकाल दिया गया, धर्मांतरण हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है। इस देश में तत्काल प्रभाव से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। वहीं बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन 2024 तक नहीं हुई। लोगों में नफरत फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। 10 साल लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। जनगणना होना था, कब होना था? 21 में, 24 आ गया। बिना जनगणना का आप रिपोर्ट दे रही है बीजेपी। बीजेपी का रिपोर्ट क्या देने का मतलब है? वही प्राथमिकता है, वही प्राथमिकता है क्या? यानी चुनाव में आप लोग क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे हैं? अब सोच लीजिए देश के लिए कितना खतरनाक आदमी। अगर ऐसी बातें हैं तो देश के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है? और आपको बता दें, मुद्दे की बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद जैसे बातों से प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो या आदिवासी हो या एसटी हो, जो भी इस देश का नागरिक है, आप सबके प्रधानमंत्री है। आपस में बांटने का काम मत कीजिए। आप काम की बात कीजिए, नौकरी के बारे में बात कीजिए। देश में आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो, अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, इस पे आप बात कीजिए। तो इस पे तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि 10 सालों में इन्होंने कुछ किया नहीं है झूठ बोलने के लिए। स्टडी में किया गया दावा।
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की स्टडी के मुताबिक भारत में हिंदू आबादी कम हो गई है, जबकि मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिखों समेत अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। हालांकि इस अवधि में जैन और पारसियों की संख्या में कमी आई है। 1950 और 2015 के बीच भारत में मुस्लिम आबादी में 43.15% की बढ़ोतरी हुई है, ईसाइयों में 5.38% की, सिखों में 6.58% और बौद्धों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। म्यांमार में बहुसंख्यक आबादी में सबसे ज्यादा कमी। पड़ोसी देशों से तुलना की जाए तो भारत में बहुसंख्यक आबादी का सिकुड़ना 7.8%, म्यांमार में 10% कमी के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गिरावट है। भारत के साथ साथ नेपाल में भी हिंदू आबादी में देश में कुल आबादी के 3.6% की गिरावट दर्ज की गई है। पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से तैयार की गई इस रिपोर्ट को मई 2024 में जारी किया गया। इसमें दुनिया के 167 देशों में आबादी में आए बदलावों से जुड़े ट्रेंड्स की चर्चा की गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो अगली रिपोर्ट की बात करेंगे। तो ब्रेक के बाद चुनावी अखाड़ा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। एमपी के इंदौर में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गई हैं। दरअसल प्रत्याशी के नाम वापसी के बाद कांग्रेस ने नोटा को समर्थन देने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी नाम वापस लेकर बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी को सबक सिखाने के लिए नोटा का सहारा लिया है। कांग्रेस चाय पर चर्चा कर लोगों को नोटा का बटन दबाने के लिए अपील कर रही है। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस वोटरों से अपील कर रही है कि वे ईवीएम में नोटा का विकल्प दबाएं। वजह है कि इंदौर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार एन मौके पर बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के इस कदम की बीजेपी आलोचना कर रही है कि इस प्रकार के राष्ट्रीय दल को अपील करना शोभा नहीं देता। प्रजातंत्र में जनता को पूरा अधिकार है किस उम्मीदवार को वोट दे, और कांग्रेस इस प्रकार से नकारात्मक जो प्रचार कर रही है वो दुखद है, निंदनीय है। तो उसके पीछे क्या कारण है जो इस तरह से कांग्रेस की बुखलाहट है, इसलिए वो कारण है। खोटे लोग कह रहे हैं नोटा दबाओ, खुद लोकतंत्र के जो उत्सव है उसके आचार संहिता का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं। अपना उम्मीदवार, डमी उम्मीदवार वो खुद नहीं बना पा रहे हैं और दोष दे रहे हैं जनता को, पार्टी को दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अपना उम्मीदवार भी नहीं संभाला जा रहा है, डमी भी नहीं ले पा रहे। तो ऐसे खोटे लोगों को के लिए नोटा यदि वो होते तो नोटा उनके खिलाफ होता। कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को बीजेपी के मौजूदा सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ खड़ा किया था। उन्होंने नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन सोमवार को चुनावी दौर से बाहर होने का ऐलान किया और बीजेपी में शामिल हो गए। पहली बार इंदौर के इतिहास में ऐसा होगा कि एक नेशनल पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी दल है उसका नुमाइंदा चुनाव में नहीं है, उसका नामांकन वापस जोर जबरदस्ती कर, अपहरण कर वापस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कराया। इससे कलंकित और कुछ नहीं हो सकता। जनता का हक जब छिनता है तो जनता जागती है और इंदौर की जनता जागृत है और इस बार इंदौर की जनता भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी, नोटा का ऑप्शन लेगी जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस देश की जनता को दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की सुनामी जो इस देश को बहा ले जाना चाह रही है, जो इस देश को तबाही की कगार पे ले जाना चाह रही है, इस देश से संविधान छीनने का काम करने जा रही है, जो इस देश से मिले आरक्षण, पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को मिले उनके अधिकारों को, उनके मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करने जा रही है, उसके खिलाफ लामबंद होकर इंदौर शहर का हर एक कांग्रेस परिवार और कांग्रेस के कार्यकर्ता नोटा के बटन को दबाएगा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जिस तरह लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है इसका जवाब देगा। मध्य प्रदेश की इंदौर सीट पर चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी। यहां बीजेपी पिछले 35 साल से जीत रही है। अभी प्रत्याशी कोई कांग्रेस का है नहीं, बट अगर होता तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि अगर अपन देखें तो इंदौर की अभी हवाई ऐसी है कि बीजेपी ही आने वाली थी। तो अगर आप इवन नोटा को प्रमोट भी करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगी एट द एंड रिजल्ट वही रहेगा। पहले भी बीजेपी आने वाली थी, अभी भी बीजेपी ही आएगी। ठीक हादसा नहीं है साहब, जो कांग्रेस का उम्मीदवार नाम वापस लेके हट गया। कुछ नहीं साहब, आह्वान करने से कुछ नहीं है, लोग जहाँ पे देना होगा वो देंगे। सब भारतीय जनता पार्टी की जीत मेरे ख्याल 10 लाख मतों से होगी। कांग्रेस के कहने से कोई नहीं चलता, जनता अपने मन से चलती है।
कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। और बीजेपी यहाँ सन 89 से जीतती आ रही है। वो तो पिछली बार जो रेखा 5.5 लाख का था ना, वो करीबन इस बार 15 लाख से करीब जाएगा। ये लोगों को नोटा दबाने की कांग्रेस की अपील ज्यादा पसंद नहीं आ रही। नोटा तो मुझे लगता है कि एक वेस्ट ऑफ एफर्ट्स होता है। आप किसी को चुनना चाहते हो लेकिन आप नोटा को दबाते हो, उससे आपकी जो व्यूज है, मतलब आप जिस लीडर को देखना चाहते हो उससे कोई होता नहीं है, तो एक वेस्ट ऑफ एफर्ट और वोट हो जाता है। किसी महत्वपूर्ण पार्टी के उम्मीदवार को चला जाना मतदान के प्रतिशत के लिए घातक है। फिर भी इंदौर शहर की जो जनता है उसका रिस्पॉन्स क्या रहेगा, ये तो अब मतदान के बाद ही मालूम होगा कि रुझान नाटो की तरफ है या नहीं है। अब इंदौर में 9 निर्दलीय सहित 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। नोटा वोटरों को सभी उम्मीदवारों को नकारने का विकल्प देता है। अगर नोटा के पक्ष में सबसे ज्यादा वोट पड़े तो दूसरे नंबर का उम्मीदवार विजयी होता है। लिहाजा कुछ लोगों का मानना है कि चुनाव प्रणाली में नोटा का कोई मतलब नहीं रह जाता। दूसरी ओर नतीजों के लिहाज से नोटा अहम होता है। इससे राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के वोट घटते हैं और जीत का अंतराल बदल सकता है। तो अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म है। कुछ खास मसलों को लेकर क्षेत्र में असंतोष की भावना भी व्याप्त नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के बीच मुख्य रूप से बेरोजगारी के अलावा लोग आवारा मवेशियों को लेकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में आवारा मवेशियों का मुद्दा गंभीर है। इस इलाके में ज्यादातर खेती होती है। ये समस्या पुरानी है, हाल में नीतियों में बदलाव के बाद और बढ़ गई है। इस बार वोटर आवारा जानवरों की समस्या को प्रमुखता दे रहे हैं। ये खेती पर आधारित उनकी आजीविका के रास्ते में भारी रुकावट है। हाथरस जिले के पिलखाना गांव के खेत में काम करने वाले केशव कुमार का कहना है, गायों और नील गायों ने कई बार उन्हें खदेड़ा है। सबरी रोंदी और एक नर रहेगा बस, वो सीधा ताना खड़ा हो जावे, बाबू हम रोंदा नाटक के मारे मेरी मार पे आ जाए। हाँ मार पे आ जाते हैं। समस्या की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगता है कि कई वोटरों ने अपना वोट तय करने के लिए इसी को इकलौता मुद्दा बताया। बहुत ज्यादा समस्या है। 10-10, 15-15 नीलगाय एक साथ आती हैं, तो जिससे फसल जो का काफी बर्बाद होती है और फसल में ही बैठती हैं तो फसल काफी नुकसान होती है। कम रहता है इसका इशू, इधर तो कोई आते ही नहीं। हाँ, ये सोच के वोट करते हैं कि हमें हमारी पशुओं से, आवारा पशुओं से समस्या जो है वो दूर हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में आवारा मवेशियों और फसलों का नुकसान होना आम बात हो गई है। जो गाय खेतों में नहीं जा पाती हैं, वो सड़कों पर पड़े प्लास्टिक से भरा कचरा खाती हैं। सरकार ने खेतों में कटीले तार लगाने पर रोक लगा दी है। किसान इस फैसले से भी परेशान हैं। ज्यादातर किसान अब खेतों के बाड़ लगाने के लिए सादे तार या साड़ी और दुपट्टे का इस्तेमाल करते हैं। बहुत दिक्कत हुई है, तमाम ये फसल सारी नष्ट कर रखी है, देख रही है सब टूटी हुई फसल पड़ी है नदी में। और अगर आप जो फेंस लगाते हो तो उससे कुछ नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। तार फाल लगा नहीं सके ना, सरकार के बहुत पैसे आते हैं, तार फाल लगाने से पैसे दवा फवारे लगाए तो वैसे कुछ ना हो। कितने पैसों का नुकसान हुआ? नुकसान ये समझेगा 40%, जैसे 100 रुपया में 40 रुपया का नुकसान, 40% का नुकसान। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 1 करोड़ 90 लाख मवेशी हैं। इनमें 62 लाख से ज्यादा दूध देने वाली और 23 लाख बिना दूध देने वाली गायें हैं। 2012 की तुलना में 2019 में स्वदेशी मादा मवेशियों की संख्या 10% बढ़ी है। इसी अवधि में विदेशी और क्रॉस मवेशियों की संख्या में करीब 27% की बढ़ोतरी हुई है। In the rural, the situation is very different. What happens, these stray cattle which are actually not owned by any particular party or any person who is actually providing basic cares to these animals, they are actually left into the fields and they go into the farms and they actually damage crops.
That's the one kind of a problem that arises in the rural areas. And also because of this issue, because they travel in herds and they damage crops, people are not able to diversify their crops, and that actually limits the opportunity to raise their incomes. चुनाव के माहौल में ये समस्या गांवों के प्रमुख मुद्दों में से एक बनकर उभरी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब हर गांव में एक गौशाला है, लेकिन उनमें गायों की रखने की क्षमता कम है। पीटीआई वीडियो इस इलाके की 5 गौशालाओं में गया, जो कि सभी भरे हुए थे। वोटिंग का दिन आने में हफ्ते भर से भी कम समय बचा है। फिरोजाबाद और हाथरस के वोटरों को इंतजार है कि उम्मीदवार आवारा मवेशियों की समस्या का क्या समाधान निकालते हैं। तो हमारी खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।